हेलो माय क्यूटी बिटारोज, वेलकम टू द क्लास। एंड आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एज यूजुअल। जैसे कि हम आपको अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो आई होप कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। चलो, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू इफ यू आर वॉचिंग दिस सेशन अकॉर्डिंगली। जो हमारा चैप्टर है विच इज नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, जो हमारे टॉप मोस्ट क्वेश्चंस है इस चैप्टर के, एंड काइंड ऑफ लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चंस है। एंड इतना करने के बाद आपको और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपके हाफ ईयरली में, जैसे कि अभी प्रीवियसली बच्चों ने कमेंट्स भी किए हैं वीडियो के नीचे कि ये सेम मेरा हाफ ईयरली में आया था, ये सेम मेरे यूनिट टेस्ट में आया था, तो ये काफी हेल्पफुल सेशन रहने वाला है आप सभी के लिए। बट बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट विद आवर सेशन, लेट मी बच्चा एक्सप्लेन यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू, एंड दैट इज MVSAT, राइट। MVSAT इज बेसिकली मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, जहां पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी सिर्फ और सिर्फ आपके टैलेंट के बेसिस पर। आप बहुत सारे आईपैड आईफोन भी जीत सकते हो, अपने खुद के आईफोन और आईपैड हो सकते हैं आपके, या सिंपली कुछ भी, बहुत सारे गिफ्ट, वॉचेस, हेडफोन्स एंड एक्सेट्रा। लेकिन उसके लिए आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। देखो, हम सबके अंदर टैलेंट होता है, लेकिन वो शोकेस करना आपको कैसे करना है, क्या कुछ पैसा खर्च, नो नथिंग, नो पेमेंट नथिंग, जीरो पैसा खर्च करना है। बट एक ही चीज करनी है, एक लिंक गिवन है, एक फॉर्म गिवन है बच्चा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बस वो फिल करना है एंड यू विल बी सॉर्टेड। आपको अपनी डिटेल्स उसमें डालिए, लेट द मैजिक हैपन। आपको बस वेट करना है फॉर द गुड। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, दिस इज नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। सो नाजिज्म वाज आइडियोलॉजी इन जर्मनी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एंड वहाँ के फ्यूचरिस्टिक चीजें जो होने वाली थी उनको रोल प्ले करती है। क्या क्या डैमेजेस हुए इस आइडियोलॉजी की वजह से, क्या क्या अच्छे हुए, बस ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जो चैप्टर कवर करता है। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो फटाफट से। सो सबसे पहला मैं आपको एक माइंड मैप जो है वो ब्रीफिंग दे देती हूँ, ठीक है। चैप्टर की अगर मैं आपको ब्रीफिंग देना चाहूँ तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि हमारे चैप्टर की पूरी कहानी कहाँ से शुरू होती है, राइट। सो वो शुरू होती है हेलमुथ से, राइट। हेलमुथ एक 11 साल का बच्चा था जो अपने पेरेंट्स को फुसफुसाते हुए सुन लेता है, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट किलिंग ईच अदर, दे वर टॉकिंग अबाउट सुसाइड। सो दैट वाज वेरी ट्रॉमेटिक फॉर द हेलमुथ टू प्रोसेस कि क्या बातें हो रही हैं, मरना कौन चाहता है और कौन खुद को मारेगा। यानी कि कुछ तो बहुत भयंकर चीजें हो रही है, कुछ तो बहुत भयंकर प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो वो जो है अगले दिन वो घूमने चले जाते हैं, पिकनिक मनाने चले जाते हैं पास ही के एक जंगल में, और सारी चीजें हो रही होती है वहां पर, ठीक है। और फिर वो रियलाइज करते हैं कि शायद ये हमारा आखिरी दिन है, और जैसे वो लोग घर वापस भी पहुंचते हैं तो फिर वो अपने आप को शूट कर लेते हैं, हेलमुथ के फादर, और मर जाता है। सो फिर हेलमुथ को लगता है कि शायद अब उनकी मम्मी उनको भी मार देगी, और इसके चक्कर में वो खाना ही खाना बंद कर देता है कि जहर ना मिला के दे दें, ये नहीं वो नहीं, एक्सट्रीम वो सोचने लगता है। और जब वो ये सब सारी चीजें सोच रहा होता है तो उसको लगता है कि अब मैं क्या करूं। और ऐसे सोचते सोचते हमारी कहानी की शुरुआत हो जाती है कि वो सुनता है कि जो एलाइज जो हमने करा है, अब एलाइज हमारे साथ वो करने वाले। तो एक्चुअली में हेलमुथ के फादर ने क्या किया था वो तो हमने पूरी स्टोरी समझ ही ली है, कि हेलमुथ के फादर ने जो बाकी सारे अनडिजायरेबल लोग थे अकॉर्डिंग टू देम, उनको मारा था, उनको जान से मारा था, उनको गैस चैम्बर में ले जाके मारा था, उनको फिल्टर आउट करके मारा था, और उनको लगा अभी इनको पता चलेगा या हमें भी मार देंगे। ये स्टोरी है। लेकिन स्टोरी का बैकग्राउंड हमने समझ लिया कि व्हाई दे किल्ड पीपल एंड व्हाट वर द circumstances what led to that certain kind of mass killing. So there was a lots of thing happening all around the particular thing, right? We have all done that. चलो, अब हम करते हैं क्वेश्चंस को शुरू। बच्चा, क्वेश्चंस को जब हम यहाँ पर बहुत अच्छे से शुरू करेंगे ना, तो हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले, हाउ डिड द नाजीज डेवलप अ हेट्रेड फॉर द ज्यूज। ये जो नाजीज थे, इन्होंने हेट्रेड पैदा कैसे किया, लाइक व्हाट वर द कॉजेज, कि क्या वो दिमाग में फीडिंग डालते थे, व्हाट वर द एक्शंस दैट वर डन बाय दी आपका हिटलर, जो लोगों के साथ कर रहा था। चलो आप इसको पूरा देख लेते हैं। देखो, नाजी बिलीव करते थे कि ज्यू जो है वो जीसस क्राइस्ट के किलर हैं, ठीक है। उन्होंने ही जीसस क्राइस्ट को मारा है, एंड दे आर द कोर पीपल, एंड देन पीपल स्टार्टेड हेटिंग देम। अब हमारे कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट से कोई हर्ट कर रहा है तो हमें भी उसके तरफ हिटरेट आएगा, बट दैट्स नॉट द रियलिटी दैट वाज प्रोपोगेटेड, है ना। प्रोपोगेंडा मिनिस्टर था गुबेल्स इसका। until medieval times Jews were not allowed to any land, they survived mainly through trade and money lending. नाउ बच्चा, मिडिवल टाइम तक ज्यूज के पास कोई जमीन लेने का हकदार नहीं था, तो वो पैसा कैसे कमाते थे, व्यापार करके।
और व्यापारी क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पैसा कमाता है, और एक्स्ट्रा पैसा वो मनी लेंडिंग करते थे, यानी कि उधारी जो देते थे सबको, और उस उधारी के मतलब में उनको भी कुछ वापस में चाहिए होता था, तो दे वर लाइक इंटरेस्ट लेते थे लोगों से, एंड वो इंटरेस्ट जो है वो काफी ज्यादा, सिचुएशन बहुत ज्यादा भी लेते थे, ऐसा कहा जाता है। तो बेसिकली सोसाइटी का एक बहुत ही बेकार पार्ट समझा जाता था ज्यूज को, जो फायदा उठाते थे सिचुएशंस का। सो इसीलिए वो काफी ज्यादा सेपरेटली भी रहते थे, लेकिन उनको अब गीटोज में भेजना शुरू करेगा, वहां पर उनको हेट करना सिखाएगा, सूडो साइंटिफिक थ्योरीज चलाएगा रेस की कि नहीं ये तो एग्जिस्ट नहीं करना, उनको टेरराइज करेगा, सेग्रीगेट करेगा, और फिर देश छोड़ने के लिए बोल देगा। एंड इवेंचुअली ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड उनको गैस चैम्बर्स भी भेजा था, और पोलैंड जैसे देश में उसने बहुत सारे ज्यूज को मारा भी। ठीक है, सो ये जो है बच्चा, जो गैस चैम्बर पोलैंड में थे, वहां पर उनको जो है गैस चैम्बर, यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज गैस चैम्बर एंड ऑल। गैस चैम्बर वाज बेसिकली जहां पर एक आर्टिफिशियल शावर लगा होता था, ऐसा लगता था बाथरूम से यू नो शावर आएगा एंड पीपल विल गेट प्योरिफाइड एंड ऑल दैट, नहीं, वो फेक शावर था। वहां पर गैस निकलती थी एक बहुत ही कंजस्टेड एरिया में, और लोगों का दम घुट के ही डेथ हो जाता था। सो इस तरीके से इसने बच्चा सारे के सारे लोगों को यहाँ पर एलिमिनेट करा है सोसाइटी से, है ना। चलो लेट्स ट्राई टू डू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोगों को बहुत बार क्वेश्चन आता भी होगा दिमाग में कि कॉमन लोग कैसे रिएक्ट करते थे, लाइक व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द कॉमन पीपल, कि दे वर ओके विद ऑल दैट व्हाट वाज हैपनिंग विद द ज्यूज, या जो पॉलिश जिप्सीज लोगों के साथ हो रहा था, सब लोग ऐसे मान लेते थे क्या उस चीज को, या कोई क्वेश्चन ही नहीं करता था। आओ इसको भी देख लेते हैं एक बार। देखो सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया। मेनी पीपल वुड सी द वर्ल्ड थ्रू नाजी आईज एंड हेटेड द ज्यूज। They marked the houses of Jews and they reported suspicious neighbors also. However, बहुत सारे जर्मन्स नाजी नहीं थे, एंड वो सारे लोग जो है अनदेख के अनदेखा कर देते थे, और वो बहुत बार रिएक्ट ही नहीं करते थे। और आपको भी पता चल गया होगा कि क्यों ही देख के अनदेखा कर देते थे, बिकॉज दे न्यू कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कल को हिटलर हमें भी निकाल ही देगा कि देशद्रोही का कुछ ना कुछ यहाँ पर बोल के कि इसने ये गलत किया है वो गलत किया है, एंड इवेंचुअली हमारी लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी। तो बहुत लोग इग्नोरेंस वाली लाइफ भी जी रहे थे, कुछ लोग आवाज उठा रहे थे, कुछ लोग इग्नोर कर रहे थे, और कुछ लोग उनके बारे में सब बता देते थे, बिकॉज ऑब्वियसली उनका हेटरेड अब लोगों को बचपन से सिखाया जा रहा था। ठीक है, बुक्स में, मूवीज में, हर चीज में हेटरेड सिखाया जाता था। ओके चलो, हाउ डिड हिटलर एंड हिज मिनिस्टर गुबेल्स एंड came after the World War II? ये जो गुबेल्स था, which was called as the propaganda minister, प्रोपोगेंडा मिनिस्टर ऑफ हिटलर जो था, वो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड हेंस वी सी अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग ऑल अराउंड। सो इन मे 1945 जब हमारा एलाइज को सरेंडर कर दिया था, दिस वाज व्हेन द वर्ल्ड वॉर केम टू एंड, राइट। ओके बच्चा, यहाँ पर वर्ल्ड वॉर जो था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक्चुअली केम टू एंड जब एलाइज को सरेंडर कर दिया था बाकी सारे जो भी पावर थे। ठीक है, जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था। Anticipating what was coming, Hitler, his propaganda minister Goebbels, and his entire family committed suicide collectively in his Berlin bunker in April. At the end of the war, an international military tribunal at Nuremberg was set up to prosecute Nazi war criminals for crime against peace. Obviously, एक ट्रिब्यूनल बनाया गया, जो जैसे किसी भी केस के बाद कोई भी कमेटी बनाया जाता है कि आप लोग ध्यान रखना है ना, यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग ऑल अराउंड, जो भी लोग इसके दोषी करार देना उनको एंड ऑल, इनको सजा सुनाना। सो दैट वाज ड्यूटी ऑफ इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल। इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो न्यूरमबर्ग में बनाई थी बच्चा, उसको बोला कि आप जो भी सारा कंडक्शन, ये जो भी सारी चीजें करे हैं, ये जो इंसानियत के खिलाफ इन्होंने इतना बड़ा जो है क्राइम किया है, इसके खिलाफ आप आवाज उठाओ। और लोगों ने इसको इंटरनेशनल लेवल पर जाके कंडेम भी किया। People were very very angry at what Germany have done to all those so-called undesirable people of Germany. Those were Jews, Gypsies and Polish people. Okay, and also lots of women and बच्चा लोग जो physically handicapped थे। ठीक है, वो women जो उनको उनकी इज्जत को खराब कर रही थी अकॉर्डिंगली, है ना, उन सबको भी बच्चा वो बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता था। चलो, how was the German parliament established after the First World War? And what was the time period of First World War? That was 1949 to 1918. 1914 से लेके 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आई, और जब समझ में आई तो जर्मन पार्लियामेंट का नाम क्या था? रिश्ताग। ओके, रिश्ताग बच्चा यहाँ पर पार्लियामेंट का नाम था, जो कि हमें यहाँ पर याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको यहाँ पर चीजें जो हैं हमें डिस्कस करनी थी, एंड देन वी विल लीड फॉरवर्ड। द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी एंड द एब्डिकेशन ऑफ एम्परर गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी। अब जो हमारा इंपीरियल जर्मनी हार गया था 1918 में, है ना, ये भी याद होगा आपको। हिटलर इसीलिए तो पावर में आया था, और जो वेमार रिपब्लिक में थोड़ा उनका, आपको भी पता है कि दे वर डिसरिगार्डेड एंड ऑल दैट। तो तब जाके एम्परर को अपॉर्चुनिटी दिया कि चलो ठीक है, आप अपना बनाओ। वेमार रिपब्लिक वाज देन सेट टुगेदर, उन्होंने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए फेडरल स्ट्रक्चर के साथ। Deputies were now elected to the German parliament, जिसको रिश्ताग कहते हैं, on the basis of equal universal vote casted by all adults. सिंपल सी बात ये है बच्चा, आपसे पूछा गया what actually happened after first world war. After the first war, what was the reaction of Germany? सिंपल सी बात है, जैसे ही फर्स्ट वॉर खत्म हुआ है, जर्मनी में जो राजा ने 4 साल तक गड़बड़ घोटाला किया था, नाउ जो इंपीरियल चीजें थी, इंपीरियल चीजें क्या है, जो राजा खुद से सारे डिसीजन ले रहा है, वो खत्म हो गया, और एक रिपब्लिक चीजें यहाँ पर शुरू हो गई। रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो गवर्नमेंट का इलेक्टेड होगा, और रिपब्लिक जो थी उस क्योंकि वेमार वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम, एंड ये इसलिए वेमार रिपब्लिक है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, what do you actually understand by hyperinflation? Hyperinflation से हम क्या समझते हैं? What do we understand by hyperinflation? हाँ जी everyone, please tell me. ओके चलो, हाइपर इन्फ्लेशन एक ऐसी कंडीशन होती है विद टू मच ऑफ प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन, द वैल्यू जर्मन मार्क एक्चुअली फेल बहुत बुरी तरीके से। एज द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क कोलैप्स्ड, prices of goods soared, the image of Germans carrying cartload of currency even to buy a loaf of bread was very widely publicized, evoking worldwide sympathy. This crisis actually came to known as hyperinflation. एक ऐसे सिचुएशन, बच्चा ये जो वर्ड है ना यहाँ पर, ये डेफिनेटली आप लिखना नहीं भूलने वाले हो, बिकॉज आपने अगर इतना भी लिख दिया तो फिर आप बाकी सारी चीजें खुद से बनाकर भी अपनी छोटी मोटी इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हो। बट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट विच यू सी हियर, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने लिख दिया तो कितने भी मार्क्स के क्वेश्चन आएगा आपको उतना मार्क्स मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको कलेक्टिवली एक चीज जरूर याद रखनी है कि बेसिकली इसमें हमसे क्या पूछा गया। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू क्लियरली रिमेंबर, इतना तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लो। चलो, नाउ हाइपर इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहां पर जो प्राइसेस होते हैं वो फिनोमिनली बढ़ जाता है, लाइक किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 1 करोड़ की ब्रेड हो जाएगी, just like that. Okay, so that is the creation, that is the hyperinflation situation. और इसमें क्या होता है कि आपको लगता होगा बहुत बार कि मैम इतनी गरीबी है तो आरबीआई पैसे क्यों छाप देती है, और सब कुछ तो है, एक बटन ही तो दबाना है, सबको पैसा दे दे। नो, दैट्स नॉट द सोल्यूशन। जब कोई भी चीज किसी भी जगह पर डिमांड और सप्लाई, जब बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाती है उसकी डिमांड ही नहीं रहती है, हमेशा ज्यादा चीज की वैल्यू खराब हो जाती है। ऐसे ही जब हम ज्यादा पैसे लेके आते हैं तो पैसे की वैल्यू खराब हो जाएगी, है ना। ऐसे ही जो जर्मनी को उस समय नहीं समझ में आया था। एनीवे, अच्छा जल्दी से मुझे बता दो, हिटलर का पावर में आने के लिए क्या प्रोपोगंडा था, मतलब वो प्रोपोगंडा चला रहा था। अब प्रोपोगंडा एक ऐसी चीज होती है बच्चा जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी एंड ये सारी चीजें बेसिक बेसिक करते रहते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम पावर में आगे की दुनिया को उखाड़ के फेंक देंगे, है ना, ये चले जाएंगे, वो चले जाएंगे, चांद पे जीवन संभव कर देंगे, ऑल दैट। नाउ इसमें प्रोपोगंडा क्या चला जाता था, हिटलर को पता था कि उसको एक बहुत तिगड़म वाली पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, है ना, उसको सब चीजें लगानी पड़ेगी। अगर उसको लोगों का दिमाग वॉश करना है, ब्रेन वॉश करना है, तो ही नीड्स टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट, एंड दैट्स द क्वालिटी ऑफ अ लीडर। वो बहुत अच्छा स्पीकर था, और जब जब वो बोलता था ना, उसको समझ आ गया था कि अगर मेरे पास एक मास जो है मोबिलाइज करने का वे होगा, कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको दुनिया बहुत ध्यान से सुन रही है, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत पावरफुल। जैसे आपने कभी देखा हो कि कुछ लोगों के बहुत फैन होते हैं, है ना, दे हैव अ वेरी ह्यूज फैन फॉलोइंग, एंड वो जो भी बोलते हैं ना, दुनिया को लगता है कि ये तो भाई इसने जो बोल दिया ये एकदम पत्थर की लगी है, इसको कोई नहीं मिटा सकता। एंड जस्ट लाइक दैट हिटलर ने लोगों का इतना ज्यादा ब्रेन कंट्रोल कर लिया था दैट ही इंटायरली उसने लोगों की फंक्शनिंग समझ ली थी, वो लोगों के दुख में खड़ा हुआ था,
और जब आपके दुख में कोई आपके काम आता है ना, तो आपको वो मसीहा ही नजर आता है। कि अगर मान लीजिए आप बहुत परेशान हो और किसी ने आपकी हेल्प कर दिया उस टाइम पर, समबडी वाज देयर फॉर यू ड्यूरिंग दैट टाइम, जब आप बहुत टफ फेस में थे, तो आपको वो इंसान हमेशा याद रहता है। ठीक है। ऐसे ही बच्चा हिटलर जो है अपने देश के लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया स्टैंड ले रहा था। नोबडी वाज अवेयर कि वो क्या करेगा पावर में आने के बाद, जस्ट लाइक रोबोस्फेयर का किसी को नहीं पता था। तो अब ये गिरगिट की तरह रंग बदलेगा, नोबडी हैड एनी आइडिया। He never explained. That is how he never used the terms like killing, suicide, bombing, है ना। लोगों को मारता था पर मर्डर, किलिंग नहीं लिखता था। सो वो उसकी स्ट्रैटेजी थी। तो वो कर देता भाई साहब एक रिचुअल फॉलो। जब भी लोग उसको मानने आते थे, उसको फॉलो करने आते थे, तो वो एक तरीके का क्लैप करवाता था लोगों से। तो मतलब उसकी फैन फॉलोइंग एक अलग तरीके से, क्लैप करो मेरे लिए, सैल्यूट करो एंड ऑल दैट। तो लोग उसको दूर दूर से सुनने आते थे। और ये करने के लिए उसको एक यूनिटी मिलती थी लोगों के बीच में, जो कभी उससे पहले किसी ने करी नहीं थी। तो वो कुछ रेड बैनर जिन पर स्वास्तिका बना होता था, एक नाजी का पर्टिकुलर सैल्यूट, एंड इवन एक राउंड ऑफ प्लॉज, यानी कि क्लैप करने का भी एक बहुत ही तरीका। एंड आफ्टर ऑल उसकी जो स्पीचेस होती थी, वो तो इतना ज्यादा पावरफुल होती थी कि हाँ पर मैं तो सोच भी नहीं सकता है। मतलब एक ऐसी पूरा स्पीच के लोग इतना मोटिवेट हो जाते थे कि पड़ोसी देश पर अटैक कर देते थे। समझो तुम लोग कि मैं तुम इतना मोटिवेट कर दूं कि तुम पड़ोसी का जीना आराम कर दो, है ना। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स दैट वर हैपनिंग इन दी आपका दिस पर्टिकुलर एरिया। Nazi propaganda skillfully projected Hitler as a masiha, a savior, as someone जो ऊपर वाले के दया से ईश्वर ने भेजा है उसको आपकी सारे दुख दर्द को कम करने के लिए, आपकी जो भी पीड़ा है, कष्ट है, उसको हड़ने के लिए यानी उसको ठीक करने के लिए। सो थिंग्स वर लाइक दैट। ओके, चलो। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट इनेबलिंग एक्ट। बच्चा इनेबलिंग एक्ट से आप क्या समझते हो? हम तो बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन आप क्या समझते हो? इनेबलिंग एक्ट बेसिकली हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, इट वॉज अ एक्ट जो 3 मार्च 1933 को आया। एंड इसने जर्मनी में डिक्टेटरशिप लेके आया, इसने हिटलर को पावर दिया, साइडलाइन किया पार्लियामेंट को अपने हिसाब से, डेक्रे मतलब एक गवर्नमेंट ऑर्डर पास करके रूल करना शुरू कर दिया। ठीक है, एक गवर्नमेंट ऑर्डर पास करके बच्चा रूल करना शुरू कर दिया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड, बस नाजी पार्टी रहेगी और उससे लेने देने वाली पार्टी, और सारा कंट्रोल, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो जुडिशरी हो, सब कुछ हिटलर कंट्रोल करेगा। यानी कि ये जो एक्ट था बच्चा, इट स्टैब्लिश्ड डिक्टेटरशिप। ये था सबसे इंपॉर्टेंट। इसने अपनी तानाशाही स्टैब्लिश कर ली कि अब जो मैं कहूंगा वही सच होगा, उसके अलावा सब कुछ खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं बच्चा पढ़ीज। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हाउ वाज इकोनॉमिक रिकवरी मेड इन जर्मनी। इकोनॉमिक रिकवरी जो है एक इंसान को दिया था, जिनका नाम यहाँ पर लिखा भी हुआ है, दिस यू हैव टू सी। उन्होंने बोला था कि देखो फुल प्रोडक्शन करो, सारी चीजें करो, स्टेट फंडेड होना चाहिए। और इवन उन्होंने बहुत सारी सुपर हाईवेज भी बनाए, एंड ऑब्वियसली पीपल्स कार जो आज भी वॉक्स वॉगन जो है चलती है, ये बहुत बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। एंड स्टिल जर्मनी इज मेकिंग द मोस्ट अमेजिंग कार्स, एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लाइव क्लासेस, कि जर्मनी आज भी वर्ल्ड की बेस्ट क्लासेस बना रहा है, सुपर कार्स बना रहा है। वर्ल्ड की फास्टेस्ट कार्स इज एक्चुअली मेड इन जर्मनी। ओके, सो नोबडी इज एबल टू बीट जर्मन कार्स दीस डेज। चलो बच्चा, यहाँ पर हिटलर की फॉरेन पॉलिसी थी, वो जितना ज्यादा एक्सपेंशन करेगा उतना ज्यादा लेबिन जो था उसका फॉरेन पॉलिसी में वो बहुत ज्यादा बढ़िया करता है। लीग ऑफ नेशन से में निकल जाता है कि अरे मैं जो कहूंगा वो अब सच है। वो रिहाइनलैंड उससे जो छीन लिया गया था ट्रीटी ऑफ वर्साई के अकॉर्डिंगली वो वापस ले लेता है। ऑस्ट्रिया को जर्मनी में इंटीग्रेट कर देता है, और एक स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर का बहुत ज्यादा नारा लगाता है। और वो वेस्ट में भी, वेस्ट जर्मन के पार्ट में भी जो स्पीकिंग एक लैंग्वेज था बच्चा स्यूडेंटलैंड, एंड उसको भी चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा अपने अंदर पूरा ले आता है जर्मनी के अंदर। एंड वो इंग्लैंड को उस समय उसका बहुत ज्यादा सपोर्ट था, क्योंकि इंग्लैंड को लग रहा था जो वर्साई ट्रीटी थी वो बहुत ज्यादा हार्श थी, और जर्मनी ऐसा कर रहा है क्योंकि कोई भी होता तो यही करता, ऐसा था। लेकिन धीरे धीरे ये जो है उसकी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसी पर भारी पड़ जाएगी, जो बहुत ज्यादा एक्सपेंशन करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अप वी हैव रेशियल स्टेट स्टैब्लिश। रेशियल स्टेट कैसे स्टैब्लिश कर रहा था? रेशियल कम्युनिटी ऑफ प्योर जर्मन आर्यंस लेके आऊंगा। नाजी वांटेड ओनली अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस।
और उसका मतलब था कि जो जर्मन इम्प्योर है, एबनॉर्मल है, उनको कोई अधिकार नहीं है जिंदा रहने का। ज्यूज को बोला जाता था अनडिजायरेबल, बहुत सारे जिप्सी और ब्लैक को भी इंफीरियर जर्मन्स बोला जाता था, इवन रशियन और पॉलिश लोगों को भी सब ह्यूमन बोला जाता था, मतलब आप ह्यूमन के बराबर नहीं हो, और आपको बहुत ही ज्यादा काम कराया जाता था एक स्लेव की तरह, और बहुत ज्यादा लोग तो जो है बच्चा स्टारवेशन और हार्डवर्क से ही मर जाते थे, और जस्टिफाई कर देता था कि अगर जिंदा रहने लायक हो तो जिंदा रहोगे। लेकिन अगर किसी इंसान से मैं 24 घंटे में से बच्चा यहाँ पर 20 घंटे काम करवाने लग जाऊं तो उसको कैसा लगेगा, उसको बुरा लगेगा कि नहीं? यस, उसको बहुत बुरा लगेगा। किसी को भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चीजें फील हो सकती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ वाज द मीडिया यूज्ड टू प्रोपोगेट नाजिज्म? मीडिया को कैसे यूज किया जाता था बच्चा नाजिज्म के लिए? मीडिया को कैसे यूज किया जाता था? मूवीज दिखाई जाती थी, हाँ सही बात है, विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, ये सारी चीजें दिखाई जाती थी। और एक बहुत ही फेमस फिल्म है, मोस्ट एंड फेमस, इटर्नल जीव, द इटर्नल जीव, जहाँ पर पोस्टर, स्लोगन्स, लीफलेट, सोशलिस्ट और लिबरल्स को स्टेरियोटिपिकली वीक कहा जाता था कि ये तो लड़ने के लायक नहीं है। ऑर्थोडॉक्स ज्यूस को बहुत ही गंदी सी बियर्ड के साथ, फ्लोइंग बियर्ड्स, काफ्तान पहने होते थे, एंड इन रियलिटी वो वैसे ही लगते थे जैसे सब लगते थे, लेकिन पता नहीं उनको बहुत ही बुरे तरीके से, दे स्मेल लाइक रैट एंड एवरीथिंग, उनको बहुत बुरी तरीके से मूवीज में दिखाया जाता था। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो उनको वर्मिन, रैट्स एंड पेस्ट जैसा रेफर किया जाता था। तो अब लोगों का ब्रेन वॉश होने लगा था, और हमने ये भी पढ़ा है कि मतलब लोगों का इतना ब्रेन वॉश हो गया था कि उनको अपने बॉडी, जब वो सपने में अपने आप को देखते थे तो अपने आप से डर लगने लगा था, एंड दे हैव रियलाइज दिस पर्टिकुलर थिंग कि यार हमारा मर जाना ही सही है। सो इमेजिन द टॉर्चर एट सर्टेन लेवल के, जहाँ पर इंसान को लग रहा है कि उसका जिंदा रहने का ही कोई पॉइंट नहीं है। सो इस लेवल की चीजें जर्मन में नाजी के अंडर, नाजिज्म आइडियोलॉजी के अंडर हो रही थी। व्हाट डू यू नो अबाउट हिटलर्स पर्सनालिटी? तो हिटलर एक पावरफुल स्पीकर था, ये आई थिंक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ऐसे कौन सी 5 चीजें जो हिटलर ने की जिसके वजह से वहां पर स्टैब्लिश हुआ डेमोक्रेसी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा। यस एवरीवन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु इज गोइंग टू टेल मी? ओके, हु इज गोइंग टू टेल मी दिस पर्टिकुलर ऐसे 5 मेजर्स जो हिटलर ने अपने डिक्टेटरशिप में स्टैब्लिश करने के लिए करे? हैविंग एक्वायर्ड पावर, हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। सबसे पहले तो उसने फायर डिक्री 28 जनवरी को पास कर दिया, है ना। फायर डिक्री क्या था? अरे वो जो फायर लग गई थी, इनसस्पिशियस सी फायर, ये बोल के कि अभी मुझे तो जो है डर लग रहा है बहुत ज्यादा, मुझे नहीं पता कि अभी क्या हो जाएगा, है ना, अभी क्या पता है जो मेरे आर्क एनिमीज हैं ये क्या कर दे, तो मैं तो अभी के अभी मुझे नहीं पता है आग किसने लगाई है। लगाई हिटलर नहीं थी, एवरीबडी नोज दैट, राइट। और उसने बच्चा 28 फरवरी 1933 को एक डेक्रे पास कर दिया था, जिसमें उसने सिविल राइट्स, और ये इसके पीछे रीजन था आर्टिकल 48। ठीक है, आर्टिकल 48 बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पर। देन उसने अपने आर्क एनिमीज को उठा उठा के कंसेंट्रेशन कैंप में भेजना शुरू कर दिया। उसके दूसरे जो एनिमीज थे, सोशल डेमोक्रेट, कैथोलिक्स, उनको अरेस्ट करना और मारना शुरू कर दिया। और 3 मार्च को तो हदें पार करके उसने डिक्टेटरशिप कंप्लीटली स्टैब्लिश कर ली बाय पासिंग द इनफेमस और फेमस इनेबलिंग एक्ट। This act actually established dictatorship in Germany. It gave Hitler all the powers to control the economy, media, army, and फिर all political parties को बच्चा बैन करके सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। तो स्टेप 5 के 5 स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, कुछ नया नहीं है, बस कहानी याद होनी चाहिए, और आप इसको इंग्लिश में अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ऑल दैट यू हैव टू रिमेंबर इज ऑल द छोटी छोटी सी डिटेल्स। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी, ट्रेड यूनियंस को बैन कर दिया, यहाँ पर इनेबलिंग एक्ट वाला पोर्शन देख लिया, यहाँ पर सोशलिस्ट जो लोग थे, कैटेगराइजेशन ऑफ पीपल, उनको अरेस्ट करना, अपने आंख एनिमीज को, और यहाँ पर सबसे पहले फायर डेक्रे। ये कुछ अंडरलाइन पॉइंट है जो आपको डेफिनेटली आंसर में लिखनी है, एंड यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी हैव Next up we have, what were the promises made by Hitler to the people of Germany? और explain 3 factors which led to rise of Hitler in Germany। मतलब ये कितने तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आप इसको प्रॉपरली एक लैंग्वेज जो हमारी है उसको आराम से लिख सकते हो, ठीक है। उसको बच्चा आप आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। देखो सबसे पहले तो टाइम ही ऐसा चल रहा था ग्रेट डिप्रेशन का, 1929 से लेकर 1932 तक। अब नाजिज्म एक मास मूवमेंट बन गया था, और नाजी का जो प्रोपोगंडा चलाया रहा था दुनिया को एक नई होप दिखा रहा था, एक नई जिंदगी का प्रॉमिस कर रहा था। सो पीपल वर कलेक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन व्हाटएवर द हिटलर द डैश हिटलर वाज सेइंग। ये प्रॉमिस की वो जर्मनी को एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा। ही प्रॉमिस टू अंडू द इनजस्टिस एंड ह्यूमिलिएशन कॉज्ड बाय द ट्रीटी ऑफ वर्साई। उनके साथ जो हुआ था, उसने बोला था कि मैं हमारे इज्जत का बदला लूंगा, सबका बदला लेगा रे तरफ फैजल। ही प्रॉमिस टू एम्प्लॉयमेंट दोज फॉर लुकिंग फॉर वर्क। आपको भी पता है लोग अपने गले में पैम्पलेट्स लगा के घूमते थे।
कि जो भी काम है हमें दे दो, हमें बस पैसे की जरूरत है, हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए। इस तरीके से उसने प्रॉमिस किया, अरे तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारा नौकरी दूंगा, ठीक है। देन ही प्रॉमिस टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ द यूथ एंड ही आल्सो प्रॉमिस टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंस एंड रेजिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेशंस अगेंस्ट जर्मनी। ओके, तो जितने भी लोग उसके खिलाफ बोल रहे थे, उसने बोला कि सबसे बदला ले लूंगा मैं एक अकेला। तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज यू कैन सी इट कैन बी आस्क्ड इन वेरियस वेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, सब इंपॉर्टेंट है, इस सेशन के बाहर कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं देवी और सज्जनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 4 पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी के 4 पॉइंट। कौन सी एडवाइस हिटलर को देता था उसका इकोनॉमिक एडवाइजर। 3 पॉइंट जो हिटलर की फॉरेन पॉलिसी या हिटलर की फॉरेन पॉलिसी बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सिंपल सी बात है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो वो खत्म ही हो गया, उससे पहले उसने क्या क्या चीजें करी, है ना, यही पढ़ना है हमें, करेक्ट बात है। चलो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, कहाँ गया भैया, आ जाओ जल्दी। इन फॉरेन पॉलिसी एडोल्फ हिटलर टुक वेरी क्विक एंड सक्सेसफुल स्टेप। उसने लीग ऑफ नेशंस जो है उसको जर्मनी से बाहर कर लिया, वो ठीक है, लीग ऑफ नेशन से बच्चा उसने अपने आप को बाहर कर लिया, बहुत बढ़िया से सारी चीजें। देन ही इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रियन जर्मनी इन 1938 अंडर द स्लोगन। उसने ऑस्ट्रिया का जो मेजर पार्ट था उसको इंटीग्रेट कर लिया जर्मनी में। आज ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया है, ठीक है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फिनलैंड, बहुत ब्यूटीफुल कंट्रीज है। 1938 में उसने अपने एक स्लोगन लोगों को बोला और बोला कि नहीं नहीं, ये तो मेरे सब एक है। वो अगर पावरफुल होता तो क्या पता आज इंडिया भी जर्मनी होता, सब जर्मनी होता है, सब आयरन्स होते, क्या तो हम जिंदा ही ना होते, है ना, सबको मार देता। Anyways, he captured German-speaking Sudetenland from Czechoslovakia and later the entire country. पूरा का पूरा कंट्री हड़प गया। फॉरेन पॉलिसी तो थी ये। इंग्लैंड का बहुत ज्यादा अनस्पोकन सपोर्ट था, जिसको लगता था कि वो साई का ये जो 1919 का ट्रीटी हुआ था, जो मानना पड़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1919 में, बहुत ज्यादा हार्श था जर्मनी के लिए, बाकी सबको भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए था। जर्मनी वॉज नॉट द ओनली स्टेट जो रिस्पॉन्सिबल था इसके लिए, बाकी लोगों को भी तो आप रिस्पॉन्सिबल बोलना चाहिए था आपको। ये जो क्विक सक्सेस थे बच्चा घर पर, उसने बहुत ज्यादा उसको हेल्प किया कि उसकी आइडेंटिटी जर्मनी को सब जानने लगे थे। तो फॉरेन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री का। इंडिया का फॉरेन पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलो, सो दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 3 इफेक्ट्स ऑन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन जर्मनी, या फिर एक्सप्लेन 3 ऐसे, सेम ही लिखा है, एक्सप्लेन ना डिस्क्राइब एक ही बात है। अब आप बता दो एक्सप्लेन करोगे डिस्क्राइब करोगे। एक्सप्लेन करोगे तो पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, डिस्क्राइब करोगे तो पैराग्राफ में लिख सकते हो, है ना। चलो लेकिन हम इसको पैराग्राफ में कर लेते हैं। देखो अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने पूरी हर, देखो वर्ल्ड वॉर तो होता ही डेवास्टेटिंग। वॉर कोई खेल थोड़ी है कि इट इज अ गेम, सम रोबोटिक गेम, या कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अटैक है, या कोई साइबर अटैक है जिसमें कोई नहीं, भाई वॉर है वो। people are dying, thousands and hundreds and lakhs of people are dying, so it's not a joke altogether. So यहाँ पर एक बहुत डीप इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है पूरे के पूरे नेशन पर, डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट हुआ है, बोथ साइकोलॉजिकली एंड ऑब्वियसली फाइनेंशियली। लोगों का पैसा खर्च हुआ है, टाइम खत्म हुआ है, फैमिलीज खत्म हुई हैं, सो पीपल आर स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम ऑल दैट लॉस। नाउ फाइनेंशियली देयर वाज अ ग्रेट इकोनॉमिक लॉस, वेमार रिपब्लिक को इसका कंपनसेशन पे करना पड़ा था। तो इम्पैक्ट सबसे बड़ा यही था, यही चीज जो कंपनसेशन उसको पे करना पड़ा था, यही उसको वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ भी ले जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस दैट टुक प्लेस टू प्रिवेंट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जर्मनी के बहुत सारे कॉलोनी चले गए, उससे उसका पूरा का पूरा हिस्सा छीन लिया गया, जैसे कि रिहाइन लैंड छीन लिया था। एलाइड पावर ने डीमिलिटराइज कर दिया था जर्मनी को, जिससे कि उसकी पावर कम हो गई थी। Many of German territories were now annexed and distributed among the Allied power. जर्मनी की बहुत सारी टेरिटरीज जैसे कि रूर, रेहाइन लैंड, सब लुटपुट गया था उसका। अब लुटपुट गया तो भाई साहब पैसे की भी किल्लत हो गई। ऑब्वियसली ना, हमारे इंडिया में ऐसे कोई कर ले कि हमारे इंपॉर्टेंट मेजर इंडस्ट्रियल एरिया कैप्चर कर ले, तो इंडिया का भी बैकबोन हिल जाएगा, है ना, तो इंडिया की भी इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा। सो दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ ये तो हमने अभी कर ही लिया। वैसे आप एक बार इसको देख लो, कॉमन पीपल कैसे रिएक्ट करते थे। मेनी पीपल सॉ कि भाई हाँ ठीक है, नाजी बढ़िया सोच रहा है। दे स्पोक देयर माइंड इन नाजी लैंग्वेज की तरह ही वो बोलने लगे, वो ज्यूज को हेट करने लग गए। एंड इवन दे सॉ समवन लुक लाइक अ ज्यू, तो उनको गुस्सा आने लग गया। दे मार्क द हाउसेज ऑफ ज्यूज को घर के बाहर लिख दे रहे थे, और कोई सस्पिशियस नेबर होता था तो उसके बारे में भी
सारी चीजें यहाँ पर बताते थे। द लार्जर मेजोरिटी कॉमन मैन रियली बिलीव दैट नाजिम वुड ब्रिंग हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। ओह माय गॉड, कैसे कैसे लोग थे। द लार्ज मेजोरिटी ऑफ जर्मन वाज पैसिव ऑन लुकर्स, लेकिन ज्यादातर लोग देख के इग्नोर कर देते थे। बहुत सारे लोगों ने बच्चा यहाँ पर रेप्रेशन के खिलाफ आवाज भी उठाई, बट इवेंचुअली उनको मार दिया जाता था, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। तो बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई एंड, लेकिन वो कितना आवाज उठाएंगे, बिकॉज पुलिस, सीक्रेट पुलिस वाज देयर, एवरीथिंग दे वांटेड टू डू, पर कुछ नहीं हो पाता था। एट द एंड ऑफ द डे उनको मतलब डर लगता था। चलिए नेक्स्ट को हमारे पास बच्चा, एक बार जल्दी से इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को, फिर बताओ सारी चीजें। ओके बच्चा, चलो। सो एक्सप्लेन मी 3 पॉइंट्स टू प्रूव दैट नाजी रूल वाज बार्बरस। खुद कर लेंगे इसको तो हम। बार्बरस मैम, हीनियस, वर्ल्ड का ट्रेमेंडस, घटिया, डिस्ट्रक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट कंसीडर करता था अपने चॉइस ऑफ लोगों को डिजायरेबल। जिप्सीज, ज्यूज, ब्लैक, रशियन, पॉलिश, सबको ब्रूटली गैस चैम्बर में ले जाके मार देता था। कितना ज्यादा बार्बरस, मतलब अंदर इंसानियत थी ही नहीं। सोचो, कोई, मैं आई एम सच अ, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू कैन एक्चुअली रिलेट। इवन इफ आई सी समबडी क्राइम, जिसको मैं नहीं जानती हूँ, मुझे उसके लिए बुरा लगने लगता है। सोचो, people were killing lakhs and thousands of people all together, no justification, no explanation, कोई बुरा नहीं करा उन्होंने किसी का। कैसी दुनिया थी भाई। Okay, Jews and communists were tortured in concentration camp. Even undesirable children were segregated and then taken to gas chamber. ये छोटे छोटे बच्चे, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि how would we look, what will be the tone of our language, how can we decide the color of our eyes, how can we decide our hair? We cannot do that. People need to stop hating on that. लोग उसको हेट करना बंद करो भाई। जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको हम कैसे हेट कर सकते हैं। कैन यू डिसाइड हाउ यू लुक? कौन डिसाइड कर पाता है कि कौन कैसा लगेगा? सब कुछ हम नहीं डिसाइड कर पाते। हम डिसाइड कर पाते हैं हमारी थिंकिंग, हमारी आइडियोलॉजी, हमारा काम, हमारे एक्शंस क्या है, वो हम लोग डेफिनेटली डिसाइड करते हैं। बट ये सब चीजें हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते, ठीक है। सो ये बहुत जरूरी है। सो ज्यूज, कम्युनिस्ट, वो टॉर्चर इन कंसंट्रेशन कैंप्स, उनको लेके जाए स्पेशल सर्वेलेंस, भाई साहब, सबसे बारबरस इनोसेंट लोगों को उठा के ले जाती थी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन पावर दी हुई कि जाओ जिसको जो करना है करो, जिसको मर्जी आपको लग रहा है ज्यादा बोल रहा है इसको उठा के ले आओ, ऐसी सी चीजें हो रही हैं। आपको नहीं लग रहा है नॉर्मल? इट वॉज नॉट नॉर्मल भाई, बहुत हीनियस चीजें हो रही थी। ओके, चलो। Then we have described the Hitler's policy towards the Jews and how were the Jews worse sufferers in the Nazi government. कर लोगे आप इजीली इस पूरे क्वेश्चन को भी, है ना? इजीली वी कैन डू दिस। तो वंस इन पावर, नाजी क्विकली बिगैन टू इम्प्लीमेंट जो जो उसने सपना देखा था। एंड प्योर और हेल्दी नॉर्डिक जर्मन आर्यंस उसको चाहिए थे, वो डिजायरेबल थे, बाकी सब खत्म थे उसके लिए। एंड ज्यूज को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता था क्योंकि ही वाज दी मोस्ट हेटेड कम्युनिटी। एंड क्योंकि उनको ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी हॉस्टिलिटी के खिलाफ के, क्योंकि उन्होंने उनको बोला जाता था कि दीज आर द किलर ऑफ जीसस क्राइस्ट, एंड ये लोग बहुत ज्यादा मनी लेंडिंग करते थे, ऑल दैट। इन नाजी जर्मनी दे लिव्ड सेपरेटली, मार्क्ड कॉल्ड गीटोज में रहते थे, प्रोसिक्यूट कर दिए जाते थे इवेंचुअली, है ना। और 1933 से लेके 1938 तक नाजी ने इतना ज्यादा सेग्रीगेशन किया कि बहुत सारे लोग तो जर्मनी छोड़ के चले गए थे, ठीक है। और बहुत लोग भाई जो पकड़े गए वो फंस गए, बाकी लोग जो भाग गए वो भाग गए। हिटलर को लगता था कि जो इस पॉपुलेशन प्रॉब्लम है और इनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, इनको एलिमिनेट ही करना पड़ेगा, हमें ना हटाना पड़ेगा, हमें चाहिए ही नहीं है सोसाइटी में। एंड लार्जली उनको गैस चैम्बर में भेज के 6 मिलियन ज्यूज को नाजीज ने मारा। और इसी को जीनोसाइडल वॉर कहते हैं, जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बच्चा मास किलिंग होती है। और इसीलिए बहुत सारे लोगों का सिर्फ एक ही दरख्वास्त था जब ये सारी चीजें पता चली कि हिस्ट्री में ये चीजें याद रखनी है। बस ये जो हमने सेक्रीफाइस करा है, लाखों लोगों को ये जो डेथ हुआ है, हमें बस कुछ ना चाहिए, हम बस ये चाहते हैं कि ये जो सेक्रीफाइस हुआ ना इसको याद किया जाए। ऐसा कोई सेक्रीफाइस किसी और को ना पड़ना करना पड़े, ऐसा कुछ दोबारा हीनियस क्राइम ना हो दुनिया में,
बस हमें ये चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए इसके बदले में, ठीक है। तो बच्चा दैट वाज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोर्शन। इवेल्युएट द यूज ऑफ मीडिया बाय नाजीज टू पॉपुलराइज द आइडियोलॉजी। कर लोगे आप लोग, कितना अच्छे से मैंने आपको पूरा चैप्टर करा दिया। कौन से आइडिया होंगे जो मीडिया में प्रोपोगेट किए जाते थे बच्चा? दैट वाज नन अदर देन द नाजी रेजाइम यूज्ड लैंग्वेजेस, है ना, विजुअल इमेजेस, स्लोगन्स गाते थे, मॉक करते थे पोस्टर में एनिमी और जर्मनी दिखाते थे पोस्टर वगैरह में हेट्रेट। सोशलिस्ट लिबरल्स को वीक और जनरेटेड किया, रहे तुम तो चूड़ियां पहन लो, ऐसे ऐसे डेरोगेटरी कमेंट्स करना, स्टेरियोटिपिकल लड़की होके रोना, लड़की होके रो रहा, ऐसे ऐसे कमेंट्स। वही जो पढ़े लिखे लोग होते नहीं, अपने आप को पता नहीं क्या समझते, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लें तो चीजें समझ आने लगे कि इमोशंस होते हैं हर एक इंसान के अंदर, एंड रोने से कोई वीक नहीं बनता है। सो कॉल्ड मस्क्यूलिन चीजें नहीं आती है ना, आपको जो है रोने से नहीं आती भाई ये सब चीजें, है ना। अगर आप रो रहे हो तो आप एक कैपेबल ह्यूमन बीइंग हो, आपको फील हो रही है ये चीजें, आप एक वेल डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग हो, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से फील हो रही हैं, आपको दूसरे के दुख फील हो रहे हैं, है ना। यू डोंट हैव टू बी लाइक दैट, जो है एक मुक्का मार के नाक तोड़ देंगे ये हो जाएगा, नो, कीप दैट टू योर सेल्फ। अगर आप एक ह्यूमन बीइंग हो तो आपको सारी चीजें फील करनी चाहिए, है। ये चीजें लोग तभी समझ पाते हैं, वो पढ़ लिख लेते हैं, पढ़े लिखे लोग ये नहीं समझ पाते, है ना, ये सारी चीजें। सो लोगों को क्रिटिसाइज किया जाता था, प्रोपोगेंडा फिल्म्स चलाई जाती थी, ऑर्थोडॉक्स ज्यूज को स्टेरियोटिपिकली दिखाया जाता था, उनकी मतलब जो हम सारी चीजें कर चुके हैं, और मीडिया नाजिज्म उनको अनडिजायरेबल दिखाते थे, हेट करना सिखाते थे बचपन से ही। अगर मैं बचपन से किसी बच्चे को सिखाने लग जाऊँ कि नहीं इस पर्टिकुलर इंसान को तुम्हें हेट करना है, तो इवेंचुअली ही और शी विल ग्रो अप एंड विल स्टार्ट हिटिंग ऑन दैट अदर पर्सन इवेंचुअली। ओके, चलो, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साई ऑन जर्मनी and or discuss any three major clauses of the Treaty of Versailles or the Treaty of Versailles that जिसने बच्चा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बोला जाता है बीज बोआ। तो मतलब बीज बो दिया था, वर्साई एक इतनी बुरी चीज थी कि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा हेट्रेड हो गई थी इसको लेके, तो इट इज कंसिडर्ड एज दैट। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इसका क्या है, क्योंकि इसने रास्ता बनाया था, क्योंकि जैसे ही हमने ये साइन करी तो जर्मनी के बहुत सारे एरियाज उससे चले गए, उसकी 1/10 ऑफ पॉपुलेशन चले गए, 13% एरिया चला गया, 75% आयरन का हिस्सा चला गया, 26% कोल चला गया। चलो आप इसको एक बार छोटा सा नोट डाउन कर लो जरूर। 13% टेरिटरी चली गई, 75% आयरन का इंडस्ट्रियल एरिया चला गया, 26% कोल चला गया। ओके, और दूसरे बाकी देश थे अलाइज, फ्रांस, पोलैंड, पोलैंड को तो इन्होंने परेशान भी किया था, डेनमार्क एंड लुथेनिया, ये सब लोगों ने इनसे सब चीजें छीन ली। 1/10 पॉपुलेशन भी चली गई, 13% टेरिटरी चली गई, 75% कोल चला गया, आयरन चला गया, 26% कोल चला गया, ठीक है। तो ये आपको बच्चा यहाँ पर चीज है। वॉर गिल्ट इतनी ज्यादा कि कंपनसेशन इतना ज्यादा था, 6 बिलियन, अरे देने में पसीने छूट गए। अभी लेटेस्ट पेमेंट अभी हुई है 21st सेंचुरी में। Treaty made provision to demilitarize of Germany to further weaken it. Thus, the Treaty of Versailles was very harsh. और इसको कहा जाता है कि इतनी ज़्यादा हार्श ट्रीटी थी कि हिटलर जैसे इंसान को लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो मे बी अगर ट्रीटी ऑफ वर्साई में इतना ज़्यादा जर्मनी को नहीं सुनाया जाता, तो मे बी हिटलर जर्मनी में नाजिम जैसा डिक्टेटर नहीं उठ पाता इलेक्शंस में, लोग उसको सपोर्ट नहीं करते। दिस इज आवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन एंड देन वी हैव वन मोर क्वेश्चन टू गो। चलिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज नाजिज्म एंड व्हाई डिड नाजिज्म बिकम पॉपुलर बाय 1930? वेरी इजी, राइट? और व्हाट वाज द रीजन फॉर द राइज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी? और व्हाई डिड नाजिज्म बिकम पॉपुलर? इसको तो हम आंखें बंद करके कर लें। नाजिज्म एक पॉलिटिकल सिस्टम था, एक आइडियोलॉजिकल सिस्टम था, जिसके हिसाब से हिटलर अपने देश को चलाना चाहता था, सिंपल सी बात है। लेकिन हिटलर ने इसलिए जो है डेमोक्रेसी में प्रोपोगेशन किया क्योंकि वो आपके ज्यूज को हेट करता था। लेकिन मेन कॉज क्या था? क्योंकि उसने अपने लोगों को पक्का वादा किया कि इस हार का, इस बेइज्जती का, ये जो पूरा हमारी पुरानी इज्जत थी, ये जो चली गई है, इसको मैं रिस्टोर करूंगा। ये जो मैंने बदला लेना है ना, ये मैं बदला लूंगा, और ये जो हमारा डिसरिस्पेक्ट हुआ है, इस डिसरिस्पेक्ट का बदला मैं ही लूंगा। एंड पीपल स्टार्टेड सपोर्टिंग हिम एंड इवेंचुअली उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई। जर्मनी ने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस भी देखा, और हिटलर ने प्रॉमिस कर दिया कि मेरे को सपोर्ट करो, सब कुछ ठीक कर दूंगा।
और वेमार रिपब्लिक तो खुद ही कुछ नहीं कर पा रही थी, वो खुद ही बच्ची थी, मतलब नई नई थी, है ना। और हिटलर ने इस अपॉर्चुनिटी को लिया और लोगों को इंस्पिरेशन करना, इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। हिटलर के पास एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी थी, वो लोगों को मास अपील भी कर देता था, उसकी पॉपुलैरिटी लोगों को अच्छी लग रही थी कि भाई बहुत बढ़िया इंसान है, ठीक है। सो ये तो ऐसे हमने बहुत अच्छे से कर लिया, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। यस एवरीवन, लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम फेस्ड बाय वेमार रिपब्लिक और डिस्क्राइब एनी 3 प्रॉब्लम फेस्ड बाय द वेमार रिपब्लिक इन जर्मनी। डिस्क्राइब कर लो प्रॉब्लम, या फिर प्रॉब्लम फेस्ड बाय, मतलब कैसे भी पूछे, या फिर 5 प्रॉब्लम जो कि हमें यहाँ पर बतानी है। कर लेंगे हम लोग। चलो 5 प्रॉब्लम की अगर बात करें, हमने 6 लिख दिया, वॉट एवर यू फील, जो आपको एक भूल जाओगे वो रहने देना। देखो, वेमार रिपब्लिक को ये फोर्स किया था वर्साई ट्रीट ऑफ वर्साई में बुला के, है ना, 1990। ये वर्साई वाला जो है इस यहाँ पर बुलाया गया, बुला गया, चलो साइन करो। जब साइन किया गया तो रिपब्लिक कैरीड दिस बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट, एंड जब वो वापस आए तो उन्हें कंपनसेशन देना पड़ा। फाइनेंशियली बहुत ज्यादा बोझ में तब गए वो, वहां पर उनसे बोला नहीं गया, ये क्या कर रहे हो। वहां पर उनको बहुत ज्यादा चार बातें सुनाई भी गई, उनकी बेइज्जती हुई कि अरे जर्मनी जर्मनी तो बहुत बेकार है, वो चार बातें। हाइपर इन्फ्लेशन हुआ बहुत ज्यादा, वेमार रिपब्लिक के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, क्योंकि उन्होंने पैसा ज्यादा छाप दिया, पता नहीं था। तो इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। फोर्थ में एक वेमार रिपब्लिक बहुत कम्युनिस्ट एंड जो थे सोशलिस्ट काफी कट्टर दुश्मन बन गए, और इसलिए उनका एक कॉमन रास्ता नहीं निकल पाया हिटलर के खिलाफ। तो जब दो लोग आपस में लड़े तो तीसरा इंसान फायदा उठाता है, सबको पता है, राइट। ये चीज है। बोथ रेवोल्यूशनरी एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रेव फॉर radical solution which was not easy. Within its short life, the Weimar Republic saw 20 different cabinets, and liberal use of Article 48 was there. It became very unpopular among the German because it had lost its pride of the nation in the hands of Allied power. Okay, so this was very very important, something very important that we are supposed to understand. ये हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था बच्चा, ठीक है। तो हमने मेजरली इस पूरे के पूरे 40-45 मिनट के सेशन में यहाँ पर काफी चीजें कवर करने की कोशिश करी है। कहाँ गया हमारा स्लाइडर, Why I can't see slider? Anyways, यहाँ पे बच्चा हमने बहुत अच्छे से सारी चीजों को कवर किया है, एंड बाकी सारे जो हैं चीजें भी आपको चैनल पर मिल जाएंगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सेशन टुडे। आई होप आपको सारी चीजें क्लिस्टर क्लियर तरीके से समझ आएंगे, आपने सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम में इजीली देखने को मिलेंगे, एंड जब देखने को मिले तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना मत भूलना। सो थैंक यू सो मच शेवन, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर।